Hello, dear students. Once again, we are meeting in this chapter video for this 11th standard physics. First chapter is units and measurement, and we are continuing with this lesson. Today is our third class, we can say. Up till now, we have seen what are derived units, what are fundamental units, what are supplementary units, plane angle, solid angle, and the rules for using this SI unit systems. Okay. In that we have seen 8 rules were there. Then we are seeing watching today what are the measurement of length, then techniques for measurement of large distance, small distance कैसे measure करना है, we can say that measurement of mass, time, all these things we are going to see today. So let us start with the measurement of large distance. We know that for this large distances we are using parallax method. We can read over here on the screen. आपको पता होगा कि जैसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं वो मेजर करने के लिए हमने देखा हम लोग स्केल यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर स्केल, राइट? वी आर यूजिंग इट, यस और नो? सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं। और आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में या फिर अभी 11th में आप देखने वाले हो प्रैक्टिकल में कि व्हाट आर स्क्रू गेज एंड व्हाट आर वर्नियर कैलिपर्स एंड हाउ दे आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंसेस एक्यूरेटली। जैसे हमारी जो स्केल होती है सेंटीमीटर स्केल, तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट मतलब एक्यूरेसी हम लोग बोल सकते हैं। देन वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज जो होता है वो 0.001। मीन्स कैन यू टेल मी विच इज़ मोर एक्यूरेट? दिस स्क्रू गेज, दिस स्क्रू गेज इज़ मोर एक्यूरेट एज इट कैन काउंट अप टू 0.001, मतलब 3 डिजिट पॉइंट के बाद ये काउंट कर सकता है। और आपको पता है कि जो भी नंबर है, सपोज ये नंबर है 1 2 3 और 0.680 ऐसा है, ओके? तो ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है वो डिसाइड करते कि हाउ द नंबर इज़ एक्यूरेट, ओके? मीन्स दिस स्क्रू गेज इज़ वेरी एक्यूरेट देन अदर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज़ की जाती है? जो लार्ज डिस्टेंसेस है, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम आवर अर्थ सरफेस टू प्लैनेट, देन वी कैन यूज़ दिस पैरेलैक्स मेथड। सो व्हाट इज़ पैरेलैक्स मेथड एक्चुअली? मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। सपोज आर टू आइज आर देयर, ओके, E1 and E2. सपोज I1 and I2, these are the two observers, ओके? और आपके आँखों के सामने एग्जैक्टली बीचों बीच, दोनों आँखों के बीचों बीच आपने एक पेंसिल पकड़ी है, ओके? नाउ वन बाय वन वी हैव टू सी विद द टू ऑब्जर्वर्स। सपोज E1 से एक बार आपने देखा, फिर दूसरी आँख से आपने देखा, ओके? सो यू विल ऑब्जर्व दैट द पोजिशन ऑफ दिस पेंसिल चेंजेस। कभी इधर लेफ्ट में दिखती है, कभी राइट में दिखती है, कभी लेफ्ट में दिखती है। सो दिस इज़ एपरेंट चेंज, इट इज़ नॉट रियल चेंज। ये जो चेंज है पोजीशन का वो रियल नहीं है, एपरेंट है। तो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। और ये पैरेलैक्स क्यों तैयार होता है? ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन टू आइज़। आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी आइज़ में, आपको पता है कि ये आई बॉल से, ओके, यहाँ पे लेंस होती है हमारी आइज़ की, तो ये दोनों आइज़ की जो डिस्टेंस है उसकी वजह से ये पेंसिल में क्या होता है? पैरेलैक्स तैयार होता है, राइट? तो ये जो थिंग है दैट वी विल सी, इसका ही यूज़ करके हम लोग ये यूज़ कर निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। सो हाउ कुड वी फाइंड इट? लेट अस सी। मैं आपको एक जैसे आइज़ का एग्जांपल दिया था उसी तरीके से हम लोग अर्थ सरफेस ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है आपको E1 E2, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज़ ये E1 है, ऑब्जर्वर E1, एंड दिस इज़ ऑब्जर्वर E2, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है
और ये रहा उनका डिस्टेंस और ये रहा सीधा डिस्टेंस. दिस इज पॉइंट O इन बिटवीन दिस टू ऑब्जर्वर्स. ये रहा थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन टू ऑब्जर्वर्स और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज थीटा. ओके, सो थीटा कैन बी रिटन एज, आप ट्राई कर सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस. तो जो रेडियस है यहाँ पर, सपोज ये P पॉइंट है. ओके, सो हाउ विल वी राइट इट एज आर्क अपॉन रेडियस. तो E1 E2 OP डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे R कंसिडर करेंगे. ओके, सो OP कैन बी रिटन एज, यहाँ पर लिखा है आपको, OP कैन बी रिटन एज E1 अपॉन, सॉरी यहीं पे लिखते थे, E1 E2 अपॉन थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू E1 E2 मतलब आर्क अपॉन रेडियस. रेडियस इज OP. Okay, likewise you can see this all thing, these are the things given in your textbook. Now we will draw earth surface. Okay, और ये रहा उनका ऑब्जर्वर A और B का डिस्टेंस, हम लोग इसको स्मॉल भी लिखेंगे. और ये रहा, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट और वी कैन सी द प्लैनेट. और प्लैनेट का जो डिस्टेंस है हम लोगों को निकालना है, दैट इज़ कैपिटल D. और यहाँ पे स्टार है, सपोज प्लैनेट है, कुछ भी है आप कंसिडर करो. नाउ द डिस्टेंस, दिस इज डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर टू द सेंटर ऑफ द स्टार. हम लोग जब डिस्टेंस निकालते हैं, सो वी विल हैव टू काउंट इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अप टू द सेंटर ऑफ द सन और स्टार जो भी है planet है. So how will we find out? Now this is angle theta, suppose. Okay, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज थीटा. तो थीटा कैसे निकालेंगे आप? अगेन आर्क अपॉन रेडियस, हमारा पुराना फॉर्मूला. सो आर्क क्या कहाँ है यहाँ पर? AB और थीटा, सॉरी रेडियस मीन्स कैपिटल D. So this is AB upon D. Now AB can be written as small b upon capital D. पर हमको थीटा निकालना है क्या? दिस एंगल? नो, वी विल हैव टू फाइंड आउट कैपिटल D, डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? D इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन थीटा. तो ये रहा हमारा फॉर्मूला. ओके, गॉट इट. हमने क्या किया, ये जो आर्क है AB अपॉन रेडियस, ये हमने फॉर्मूला थीटा का निकाल लिया. तो चलो आगे देखते हैं. नाउ ये जो B है, ये जो B है मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा सन से लेकर अर्थ सरफेस तक, ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, काफ़ी छोटा है. किससे? ये रेडियस से. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो B अपॉन D, ये जो रेशो है वो बहुत ही छोटा है 1 से. क्यों छोटा है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर ही बहुत छोटा है. जैसे हम लोग करते हैं 0.1 अपॉन 100, तो क्या आंसर आएगा? 0.001 ये आएगा, राइट. उसी तरीके से 1000 से करेंगे, 10,000 से करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है बढ़ते जा रहा है और उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा ये नंबर जो है वो छोटा छोटा होते जाएगा. तो उसी तरीके से ये B जो डिस्टेंस है वो D के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, इसलिए हमारा न्यूमरेटर काफ़ी छोटा आएगा 1 से. इट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 एंड देयरफॉर थीटा विल बी वेरी स्मॉल. ये जो थीटा होगा, क्योंकि थीटा क्या है? रेशो ऑफ B अपॉन D, और ये रेशो ही अगर 1 से छोटा होगा तो थीटा भी नेचुरली बहुत ही स्मॉल वैल्यू का होगा. देयरफॉर वी कैन से दैट AB एज द आर्क ऑफ लेंथ B. जो AB है वो आर्क B लेंथ का है, स्मॉल b, और D उसका रेडियस है,
और हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है AS, सपोज ये S है और ये A है, तो AS इज इक्वल टू BS। ओके, ये पॉइंट रहा, ये B पॉइंट रहा, तो AS और BS सेम है, D है, और इसीलिए जो थीटा है वो नियरली इट इज़ इक्वल टू AB अपॉन D। AB मतलब ये डिस्टेंस और D मतलब रेडियस। ओके, नाउ ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जस्ट कीप इन माइंड और एक बार रिवाइज कर लेना बुक से। चलो हम लोग आगे का कंसेप्ट देख लेंगे। मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार। आप सबको पता है कि हमने डिस्टेंस तो ढूंढ लिया, लेकिन साइज ऑफ प्लैनेट भी साइंटिस्ट पता कर चुके हैं। तो कैसे निकालते हैं? जनरली दे आर यूजिंग अगेन द मेथड। नाउ वी विल सी, सपोज दिस इज अर्थ सरफेस। ओके, दिस इज अर्थ सरफेस और यहाँ पर प्लैनेट है। ओके, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो प्लैनेट है उसका हमको साइज़ निकालना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक ही ऑब्जर्वर टेलीस्कोप्स जो होता है उसकी मदद से देख रहा है और ही हैज़ टोल्ड अस दैट दीज आर द एजेस। ओके, दिस इज़ फर्स्ट एज, दिस इज़ सेकंड एज, दोनों एक ही प्लैनेट की एजेस है और उसका जो डायमीटर है वो है स्मॉल d। ओके, और उसका जो डिस्टेंस है वो रहा कैपिटल D। तो आप मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा? यस, इट कैन बी थीटा, और वी कैन राइट इट एज, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए अल्फ़ा लिख दिया। ओके, और अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट? आप सबको पता है आर्क अपॉन रेडियस। हमारे साथ बोलना है, आर्क अपॉन रेडियस। सो दिस इज आर्क, ओके, दिस इज आर्क, दिस इज रेडियस एंड दिस इज एंगल। सो D अपॉन कैपिटल थीटा, ये रहा हमारा इक्वेशन। तो D अपॉन थीटा, ये इक्वेशन से हम लोग अल्फ़ा निकाल सकते हैं, बट हमको अल्फ़ा नहीं निकालना है। क्या निकालना है? हमको D निकालना है, स्मॉल d। तो स्मॉल d की वैल्यू क्या आएगी? अल्फ़ा इंटू कैपिटल D। ओके, एक्चुअली अल्फ़ा वी नो, distance also we know, but only we don't know small d we don't know. So this is size of the planet, या फिर डायमीटर भी बोल सकते हो कि ये प्लैनेट का डायमीटर इतना है। ये सब चीज़ें हम लोग सेकंड ये मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि छोटे छोटे वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल में भी सीखने वाले हो और न्यूमेरिकल्स में भी आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कुछ यही लेसन पर न्यूमेरिकल्स आएंगे वो स्क्रू गेज और वर्नियर पर आ सकते हैं। उसका एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी विल सी, मेजरमेंट ऑफ मास। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि आप जब दुकान में जाते हो ना तो आपको सपोज शुगर लेनी है 1 kg, सो ही काउंट्स 1 kg, राइट? तो हाउ डज ही काउंट? बाय यूजिंग अ वेट ऑफ 1 kg। तो 1 kg वेट उसको किसने बोला है कि दिस इज़ 1 kg? यस, फॉर ऑल ऑफ अस, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इन्होंने बोला है कि 1 kg मीन्स दिस मच। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड था। ओके, कब से था? 1889 से था। कब तक? 2019 तक। उन्होंने क्या बोला था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, मतलब ये एक आप बोल सकते हो ब्यूरो है जिसमें पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट शामिल होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि मेजरमेंट कैसे करना है। ओके, तो 1 kg मतलब क्या था? प्लेटिनम इरेडियम, फिर से सुनो, प्लेटिनम
इरेडियम नाम का अलॉय, अलॉय मतलब मेटल का मिक्सचर, एक पत्थर, ओके। वो शाइनी पीस एक केस में, ग्लास केस में रखा हुआ था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस उस पर कुछ चेंजेस हुए और उसका जो वेट है वो थोड़ा वेरी हो गया। तो अभी उसका वेट, स्टैंडर्ड वेट ही वेरी हो गया, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे ना, मेजर कैसे करेंगे वेट। सो दे हैव चेंज्ड, उन्होंने क्या बोला कि इसकी डेफिनेशन हम लोग चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, तो पिछले साल से मीन्स मई 2019 से क्या डिसाइड किया गया कि 1 किलोग्राम मीन्स व्हाट, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, इट इज़ मेड अप बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, ओके। और इंडस्ट्रीज़ में और क्रेन्स, पता है आपको, तो हेवी लोड लिफ्ट करने के लिए क्रेन्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। और वो क्या अट्रैक्ट करता है, जनरली आयरन, स्टील, ये मटेरियल अट्रैक्ट करता है, क्योंकि स्टील में भी आयरन होता है ना, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके उन्होंने किलोग्राम का डेफिनेशन बनाया। तो उन्होंने क्या बोला कि किलोग्राम मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट विच हैज़ टू बी पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट so that it can pull down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds 1 standard kg mass, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये हो गई डेफिनेशन 1 किलोग्राम की। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, इतना करंट आपको पास करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट 1 kg बैलेंस, पता है ना आपको, है ना, बाज़ार में जाते हो तो तराजू रहता है ना, तो उसी तरीके से एक पल्ले में आपने 1 kg यूनिट रखा है और दूसरे को आपको बैलेंस करना है। तो वो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इतना करंट पास करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट 1 kg जो है दूसरा पल्ला उसको बैलेंस कर सके, ओके। दिस मच अमाउंट ऑफ मास इज कॉल्ड एज 1 किलोग्राम। समझ में आया। उसी तरीके से छोटे छोटे मेजर करने हैं मास। सपोज मास ऑफ एटम्स, एटम्स मतलब बहुत ही छोटा पार्ट होता है, पता है ना आपको एटम्स। तो एटम्स का मास मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या, 1 AMU, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान में रखना, 1.6605402 इंटू 10⁻⁻27 kg, ओके। एक एटॉमिक मास यूनिट मीन्स क्या, 1.6605402 इंटू 10⁻⁻27। माइनस का मतलब है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है, इतने सारे ज़ीरोज़ लगाना है विथ एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10। मतलब इसमें 10 इसका चेंज हो सकता है, लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में 10 का डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा सा वैरी हो सकता है, लेकिन 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब दिस मच ऑफ क्वांटिटी, ओके। नाउ हम लोग देखेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिसाइड किया गया। तो कार्बन एटम से, आपको पता है ना, C12 एटम, कार्बन 12, दिस इज द एटम। और उसका 1/12 मास, इसका क्या करना है, 1/12। C12 एटम का 1/12 ऑफ मास इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। अनएक्साइटेड एटम लेना है, एक्साइटेड एटम में अलग कंडीशन होती है, अनएक्साइटेड एटम आपको कंसिडर करना है। और C12
C12 कार्बन एटम कंसिडर करना है और उसका 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। ओके, C12 का 1/12 मास इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, गॉट इट? So dear students, today we will stop over here. Now just revise these things. अगर कुछ आपको difficulties है तो please share कीजिए. Okay? Now we will see the remaining part in next part. Okay, thank you.